गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बॉटनी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बॉटनी जो हैं उसका एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी प्लांट एनाटॉमी मुख्य रूप से बीएससी की जो बॉटनी है, बीएससी क्लास उसका टॉपिक है, बीएससी क्लास का। और एमजीएसयू यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें बीएससी क्लास जो सेकेंड ईयर है उसका टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। एक उसकी पूरी बुक लगती है। हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि प्लांट एनाटॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। प्लांट एनाटॉमी को हिंदी में बोलते हैं पादप शारीरिकी। क्या बोलते हैं? पादप शारीरिकी। पादप शारीरिकी आप नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो इसको आराम से परिभाषा को। प्लांट एनाटॉमी अर्थात पादप शारीरिकी। हम जानते हैं कि पादप जो हैं, पादप के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे पादपों के अंदर हम देखें तो जैसे पादप की जड़ है, तना है और पत्तियां हैं। ये पादप के विभिन्न अंग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां। पादप की जड़, तना, पत्तियां यानी कि पादप अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पादप अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट एनाटॉमी जो है इसके अंदर एनाटॉमी हम पढ़ेंगे तो कहने का मतलब पादपों के अंदर हम टिश्यू पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, पादपों के उत्तक पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर जो उत्तक हैं, प्लांट टिश्यू जो हैं उसको हम पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू जो शब्द हैं वो वैज्ञानिक ग्रू ने दिया, GREW। ग्रू नामक वैज्ञानिक था, उसने प्लांट टिश्यू शब्द दिया था, पादप उत्तक। प्लांट टिश्यू शब्द किसने दिया? ग्रू ने दिया था। पादपों के अंदर उत्तक किस प्रकार के होते हैं, क्या काम करते हैं? पादपों के अंदर जो भी उत्तक हैं उनको दो भागों में बांटा। पादपों के उत्तकों को दो भागों में किसने बांटा? ये बांटा कार्ल नागेली ने। कार्ल नागेली ने पादपों के उत्तकों को, प्लांट टिश्यू को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। प्लांट टिश्यू जो हैं उनको कार्ल नागेली ने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कार्ल नागेली ने पादप उत्तकों को दो भागों में बांटा और वो इसका बेस होगा, उसके आधार पर ही हम कंटिन्यू आगे चलेंगे। तो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत कार्ल नागेली ने पादप उत्तकों को अकॉर्डिंग टू कार्ल नागेली प्लांट टिश्यू कितने हैं? दो भागों में बांटा। एक तो था मेरिस्टेम, पहला मेरिस्टेम, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। पहला मेरिस्टेम और दूसरा परमानेंट टिश्यू। किसके अनुसार? कार्ल नागेली के अनुसार। पादपों में उत्तक होते हैं, उत्तकों को कार्ल नागेली ने दो भागों में बांटा, मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम को हिंदी में लिखते हैं विभज्योतक। मेरिस्टेम को क्या लिखते हैं? विभज्योतक। और परमानेंट टिश्यू होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक। अब देखो, विभज्योतक और स्थायी उत्तक, इनमें अंतर क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मेरिस्टेम यानी कि विभज्योतक के बारे में। विभज्योतक के बारे में समझने के लिए आपको सेल साइकिल पर जाना पड़ेगा। सेल डिवीजन या सेल साइकिल। सेल डिवीजन आप जानते हैं कि कोशिका विभाजन जो होता है, आप कोशिका विभाजन पढ़ते हो। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं होती है। कोशिका विभाजन की G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था, ऐसे चलता है कोशिका विभाजन। ग्रोथ फेज फर्स्ट, सिंथेटिक फेज, ग्रोथ फेज सेकेंड एंड माइटोटिक फेज। यदि किसी उत्तक की कोशिका विभाजन की ये जो अवस्थाएं हैं ये लगातार चलती रहे, अर्थात जिनका सेल साइकिल, किसी उत्तक का सेल साइकिल लगातार चलता रहे, जैसे G1S G2M, G1S G2M, अर्थात जिस उत्तक का सेल साइकिल कोशिका विभाजन
या कोशिका चक्र लगातार ऐसे G1S G2M ऐसे लगातार चलता रहता है, तो इस प्रकार के उत्तक को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। विभज्योतक, विभज्योतक एक इस प्रकार का उत्तक है जिसका कोशिका विभाजन लगातार, जिनकी कोशिकाओं का कोशिका विभाजन लगातार चलता रहता है, इस प्रकार के उत्तक को हमें विभज्योतक कहते हैं। अर्थात विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं वो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। विभज्योतक कोशिकाएं क्या होती हैं, अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, अर्थात ये मेरिस्टेम को अविभेदित उत्तक भी कहा जाता है। दूसरा है इसमें परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वह उत्तक होता है पादपों के अंदर जिसके अंदर सेल साइकिल जो है वो रुका हुआ होता है। सेल साइकिल इस उत्तक का स्टॉप होता है, सेल साइकिल स्टॉप होता है, यानी कि रुक जाता है। जैसे उसमें चल रहा था G1S G2M ऐसे कंटिन्यू चलता है। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं स्थायी उत्तक, उनका सेल साइकिल रुका हुआ होता है। कौन सी अवस्था में रुका होता है, G1 अवस्था में। G1 जो स्टेज होती है उसके अंदर परमानेंट टिश्यू का सेल साइकिल रुक जाता है, इसलिए इसकी G1 अवस्था को G0 या G0 अवस्था भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, उसका सेल साइकिल रुक जाता है, आगे चलता नहीं है। तो जिस उत्तक का सेल साइकिल रुक जाए, G1 अवस्था में रुक जाए, उसे तो स्थायी उत्तक कहते हैं, और जिसका सेल साइकिल लगातार चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, विभज्योतक कहते हैं। तो विभज्योतक और स्थायी उत्तक दोनों के अंदर अंतर आपको स्पष्ट हो गया था। ये किसने बांटा था विभज्योतक और स्थायी उत्तकों में, कार्ल नागेली ने। उसके बाद हम जो विभज्योतक हैं उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। विभज्योतक जो हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम या जिसको हम विभज्योतक बोलते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। ये कोशिका दूसरी कोशिका ऐसे लगातार जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। इसका कारण क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल हैं, ये इसकी सेल वॉल हैं। सेल वॉल सिर्फ कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है। इसमें सेल वॉल की यदि बात करें तो सिर्फ प्राथमिक कोशिका भित्ति ही पाई जाती है। इसके लिए इसकी जो वाल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, पतली होती है। तो विभज्योतक की कोशिका भित्ति पतली होती है क्योंकि इसमें सिर्फ प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा इसका मेरिस्टेम का की कोशिकाओं का विशेषता कि इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक जो सेल हैं उसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये लिख सकते हो आप, न्यूक्लियस, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और इन विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के अंदर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ऐसे इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे। ये इसका साइटोप्लाज्म है। लेकिन कोशिकांगों के अंदर एक जो कोशिकांग है वो नहीं पाया जाता। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं। तीसरा, विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, अर्थात इनमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाएंगी। यदि बाई चांस किसी भी कोशिका में यदि वैक्यूल्स पाई जाएंगी तो बहुत ही छोटी यानी कि कम मात्रा में पाई जाएंगी या बहुत ही कम होती है। वैक्यूल्स ज़्यादातर विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होती है। तीसरा, विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं उनकी उपापचय दर तेज होती है। उपापचय दर, विभज्योतक कोशिकाओं की उपापचय दर है बहुत तेज होती है। उपापचय दर तेज होती है इसलिए विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर जो स्टोरेज फूड हैं, स्टोरेज फूड, स्टोरेज जो फूड हैं वो विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि स्टोरेज फूड का तुरंत ही इसमें इस्तेमाल
कर लिया जाता है। तो विभजोतक जो है, विभजोतक के अंदर हम बात करें विभजोतक की कोशिकाओं की, तो विभजोतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं। विभजोतक कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, यदि पाई भी जाएंगी तो बहुत कम मात्रा में पाई जाएंगी, और इनकी उपापचय दर तेज होती है, इसलिए इनके अंदर स्टोरेज फूड जो है वो नहीं पाया जाता। तो ये हम विभजोतक की कोशिकाओं की विशेषता हैं। उसके बाद हम विभजोतक का यदि वर्गीकरण करें, जो मेरिस्टेम है उसका वर्गीकरण करें कि मेरिस्टेम कैसा होता है, कहाँ तक पाया जाता है, तो क्लासिफिकेशन की यदि बात करें, हम मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन करते हैं। विभजोतक जो है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का यदि क्लासिफिकेशन करें, मेरिस्टेम का वर्गीकरण करें, तो पहला तो हम करते हैं पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर। पहला करेंगे स्थिति के आधार पर। स्थिति कहां पर है? पादप अंगों में, पादप अंगों में स्थिति के आधार पर कैसा, पादप अंगों में स्थिति के आधार पर विभजोतक कैसा है, कहां पाया जाता है। तो स्थिति के आधार पर विभजोतक को 3 भागों में बांटा गया। स्थिति के आधार पर विभजोतक या मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया। एक तो है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकेलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभजोतक, इंटरकेलरी मेरिस्टेम को बोलते हैं अंतर्विष्ट विभजोतक, और लेटरल मेरिस्टेम को बोलते हैं पार्श्व विभजोतक। एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभजोतक, जैसे नाम से स्पष्ट है, एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभजोतक। जैसे पौधे का शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पौधे का, जैसे ये तना है, तने का ये शीर्ष भाग है, तो यहां पर कौन सा पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। पौधों के शीर्ष भाग में पाए जाने वाला विभजोतक जो होता है उसको हम शीर्षस्थ विभजोतक या एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये मुख्य रूप से कहां पाया जाएगा? पौधे का जो शीर्ष भाग है, यानी कि पर्रोह शीर्ष पर, पर्रोह शीर्ष, जिसको हम सूट एपेक्स बोलते हैं, सूट एपेक्स, पर्रोह शीर्ष। इसके अलावा ये कहां पाया जाएगा? रूट है, पौधे की रूट का जो टिप पार्ट है, ऊपर वाला जो भाग है, वहां पर भी ये पाया जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम में रूट वाले भाग में भी पाया जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सूट एपेक्स और रूट एपेक्स, यानी कि पर्रोह शीर्ष और मूल शीर्ष, पर्रोह शीर्ष और मूल शीर्ष, ये जो दोनों भाग हैं, पर्रोह शीर्ष और मूल शीर्ष, इसके अंतर्गत एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। हम किसके आधार पर बोल रहे हैं? स्थिति के आधार पर, पादप अंगों में स्थिति के आधार पर। तो पादप अंग की स्थिति यदि जो पर्रोह शीर्ष हैं उसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, और जो मूल शीर्ष हैं उसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। उसके बाद है इंटरकेलरी मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट विभजोतक। ये जो एक बार सुनो, एपिकल जो मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष भाग में पाया जाता है। तो इससे क्या होता है? पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है, पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है। और पादप अंग की जब लंबाई में वृद्धि होती है, कोई भी उत्तक पादप अंग की यदि लंबाई में वृद्धि करवाता है, लंबाई में वृद्धि होती है, तो लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि होना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है।
दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। पादप अंगों के शीर्ष से थोड़ा नीचे यहां पर, जैसे एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष में है, यहां शीर्ष से थोड़ा पीछे जो पाया जाता है वो पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पादप के शीर्ष से थोड़ा पीछे पाया जाता है। और ये वास्तव में होता क्या है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग होता है। एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग होता है। जो वृद्धि के दौरान इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पीछे छूट जाती हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम की कोशिकाएं पीछे छूट जाती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का निर्माण करती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से भी पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है, और लंबाई में वृद्धि होना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। अर्थात ये जो दोनों हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या करते हैं, पादप अंग की लंबाई में वृद्धि करवाते हैं। जैसे पत्ती है, पत्ती का जो ये भाग है यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पादप की पत्ती जो है, पत्ती का जो ये बेस पार्ट है, यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है पाया जाता है। उसके बाद तीसरा हम पढ़ते हैं लेटरल मेरिस्टेम। स्थिति के आधार पर पहला कौन सा था, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा कौन सा था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि पार्श्व विभज्योतक। पादप की अंग का हम चित्र बनाएं, यहां पर ऊपर ही ऊपर एपिकल मेरिस्टेम, इससे नीचे यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और पादप का ये जो भाग होता है पार्श्व भाग, पादप का जो पार्श्व भाग होता है यहां पर पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि पादप के पार्श्व भागों में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पार्श्व विभज्योतक। पादप के पार्श्व भागों में पाया जाता है, और यहां पर पाया जाता है तो ये क्या कराता है, पादप अंग की चौड़ाई में वृद्धि करवाता है। पादप अंग की चौड़ाई, या हम बोल सकते हैं पादप अंग की मोटाई में वृद्धि करवाता है। पादप अंग की चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो पार्श्व विभज्योतक की क्रियाशीलता से क्या होगा, पादप अंग की मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि होगी, और जो एपिकल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उससे क्या होगा, उसकी क्रियाशीलता से पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होगी। हम पादप अंग की जो लंबाई में वृद्धि हो रही है उसका हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। एक तो हमने ये पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम पत्ती के यहाँ पर पाया जाता है, और एपिकल मेरिस्टेम हमने रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में पढ़ा था। ये लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम के दो उदाहरण हैं, दो एग्जाम्पल हैं। लेटरल मेरिस्टेम के दो एग्जाम्पल हैं, दो उदाहरण हैं। पहला तो है मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, और दूसरा है इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम सीमांतीय विभज्योतक और अंतःपूलीय एधा, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, ये दोनों उदाहरण हैं लेटरल मेरिस्टेम के। अब मार्जिनल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, जैसे पत्ती है, पत्ती का यहाँ पर तो है, हम अभी लिखा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पत्ती का हम डायग्राम बनाएं तो पत्ती के जो ये भाग होते हैं यहाँ पर मार्जिन पर, पत्ती के किनारों पर, पत्ती के किनारों पर जो उत्तक पाया जाता है वो क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम में कौन सा, मार्जिनल मेरिस्टेम। पत्ती के किनारों पर पाए जाने वाला जो उत्तक होता है वो मार्जिनल मेरिस्टेम होता है। मार्जिनल मेरिस्टेम किसका उदाहरण है, लेटरल मेरिस्टेम का है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि करवाता है। पत्ती की चौड़ाई में, छोटी सी पत्ती होती है शुरू में तो, लेकिन उसके बाद पत्ती की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। किसके कारण, मार्जिनल मेरिस्टेम के कारण। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण पत्ती जो है यहाँ से इसकी लंबाई बढ़ाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो कंप्लीट लीफ है, कंप्लीट जो लीफ है
लीफ की जो कंप्लीट वृद्धि है वो किसका उदाहरण है? इंटरकैलरी मार्जिनल ग्रोथ। इंटरकैलरी मार्जिनल ग्रोथ, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम में पाया जाता है और मार्जिनल मेरिस्टेम में पाया जाता है, अर्थात एक लीफ जो है उसकी जो कंप्लीट ग्रोथ है वो इंटरकैलरी मार्जिनल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जैसे हम पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो मिलकर के पौधों का जो जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये दोनों मिलकर के, ये जैसे इसका जाइलम पार्ट, जाइलम, और ये इसका फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर के एक वेस्क्यूलर बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के वेस्क्यूलर बंडल यानी कि वीबी का निर्माण करते हैं। अब है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाला कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां पर है? जाइलम और फ्लोएम के बीच के अंदर ये जो कैम्बियम पाई जाती है उसको IFC इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये भी किसका उदाहरण है? लेटरल मेरिस्टेम का उदाहरण है, हमने पढ़ा है। तो इससे क्या होता है? इसकी क्रियाशीलता से इधर भी कोशिकाएं और बनेगी, इधर भी और कोशिकाएं बनेगी। तो यहां पर फ्लोएम है तो ये यहां पर क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, और यहां पर जाइलम है तो यहां पर ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से क्या होगा? पादप अंग की मोटाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी। मोटाई और चौड़ाई में वृद्धि होने वाला या करने वाला उत्तक कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है ये भी किसका उदाहरण है? मुख्य रूप से मार्जिनल मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। अब हमने ये देख लिया कि मेरिस्टेम के स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम जो हैं ये ऐसे अलग अलग पादप अंग की जो स्थिति है वहां पर ये पाए जाते हैं। पादप अंग की यदि उत्पत्ति के आधार पर देखें, पादपों में उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेम या विभज्योतक, पादपों में उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेम, उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतकों को दो भागों में बांटा। एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम, पीछे हमने जो पढ़ा था वो तो स्थिति के आधार पर था, पादप अंग में स्थिति कहां कहां पर है। और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, पादप अंग में या पादपों में उत्पत्ति के आधार पर। प्राइमरी मेरिस्टेम को आपको याद रखना है, पादप अंग में एम्ब्रियोनिक स्टेज, पादपों में एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है यानी कि भ्रूणावस्था से ही जो उत्तक पाया जाता है या भ्रूणावस्था से ही जो विभज्योतक पाया जाता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो भ्रूणावस्था से उपस्थित नहीं होता, भ्रूणावस्था से तो उपस्थित नहीं होता, लेकिन हमने पीछे परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू क्या था? जिसका सेल साइकिल रुक जाता है। यदि परमानेंट जो टिश्यू है उसमें यदि सेल साइकिल वैसे रुका हुआ है लेकिन उसमें यदि सेल डिवीजन की क्षमता आ जाए, परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की क्षमता आ जाए, कोशिका विभाजन की क्षमता आ जाए, अर्थात परमानेंट टिश्यू कोशिका विभाजन करना शुरू कर दे या उसका जो कोशिका चक्र है वो गतिशील हो जाए, तो परमानेंट टिश्यू यदि गतिशील हो जाएगा तो वो परमानेंट फिर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? विभज्योतक बन जाएगा, मेरिस्टेम बन जाएगा। तो परमानेंट टिश्यू की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आने के बाद जो मेरिस्टेम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब आपको अंतर स्पष्ट आ गया ना कि प्राइमरी मेरिस्टेम तो क्या होता है? जो पौधे की भ्रूणावस्था से ही पौधे के अंदर शुरू से उपस्थित होता है उसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? यदि परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाए तो वो फिर परमानेंट टिश्यू नहीं रहते, वो मेरिस्टेम बन जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? हमें सेकेंडरी मेरिस्टेम
बोलते हैं। ये जो मेरिस्टेम जो हैं ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने पढ़े। एक के अंदर तो हमने मेरिस्टेम जो है पादप अंग में स्थिति के आधार पर पढ़ा, दूसरा हमने पादपों के अंदर उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेम पढ़ा, तीसरा हम पढ़ रहे हैं अलग अलग पादप जो हैं अलग अलग पादपों में मेरिस्टेम, अलग अलग पादप हैं उनके अंदर मेरिस्टेम। हम पादपों को मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं। पादपों को हम पढ़ते हैं जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मोटे मोटे तौर पर हम पादपों को 5 वर्गों के अंदर या 5 भागों के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो ये पादप हैं, इन पादपों के अंदर मेरिस्टेम कैसा पाया जाता है। देखो, हमने अभी आपको बताया था कि मेरिस्टेम जो होता है वो पादप अंग के मुख्य रूप से चौड़ाई में वृद्धि करवाता है कुछ स्थानों पर तो, और कुछ में हमने ये बताया था कि मेरिस्टेम जो होता है मुख्य रूप से क्या करवाता है, जो पादप अंग के शीर्ष भाग में पाया जाता है। तो पादप अंग के शीर्ष भाग में पाया जाता है, इसका मतलब पादप अंग की लंबाई में वृद्धि करवाता है, लंबाई में वृद्धि करवाता है। तो इसका मतलब जो पौधे लंबे हैं वहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। मुख्य रूप से एपिकल मेरिस्टेम जो है किसमें पाया जाएगा, पादप अंग की, जो जहां पादप अंग की लंबाई बढ़ती है वहां पर। तो मेरिस्टेम की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम की बात करें तो मुख्य रूप से एपिकल मेरिस्टेम अलग अलग पादपों के अंदर कैसा पाया जाता है। तो थैलोफाइटा के अंदर हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई को हम थैलोफाइटा के अंदर पढ़ते हैं। तो एल्गी और फंजाई ये पौधे क्या करते हैं, ये विसरित वृद्धि करते हैं। विसरित वृद्धि जो होती है ये जंतुओं के समान वृद्धि करते हैं, अर्थात ये ऐसे फैलते हैं, ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं करते, शीर्षस्थ वृद्धि नहीं करते। इसलिए हम ये मानते हैं कि एल्गी और फंजाई जो हैं उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। एल्गी और फंजाई के अंदर एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पहला ग्रुप है थैलोफाइटा उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम नहीं पाया जाता। दूसरा है ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा हैं वो और कुछ टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और कुछ टेरिडोफाइटा, सम टेरिडो एंड ब्रायो, दोनों की बात कर लें, ब्रायोफाइटा और कुछ टेरिडोफाइटा, इनका क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, हम एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल का बना होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो एक कोशिका का बना होता है और उस कोशिका को कहते हैं हम एपिकल सेल। इसका यदि एपिकल मेरिस्टेम के संगठन की यदि बात करें अलग अलग पादपों में, तो जो थैलोफाइटा है उसमें तो एपिकल मेरिस्टेम पाया ही नहीं जाता। ब्रायोफाइटा और कुछ टेरिडोफाइटा हैं उसमें एक एपिकल सेल से ही पूरा उसका एपिकल मेरिस्टेम बना होता है, एक सेल से बनता है। उस सेल को क्या बोलते हैं, हमें एपिकल सेल बोलते हैं। उसके बाद फर्न प्लांट जो टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, बाकी जो बच गए फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो बाकी जो प्लांट्स बच गए इनका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, इनका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि सुसंगठित पूर्ण रूप से विकसित होता है। अर्थात इनका एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल से नहीं बन करके कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कई एपिकल सेल होती है इनमें, इनका कई एपिकल सेल होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है फर्न्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं उसका एपिकल मेरिस्टेम सुसंगठित होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको बोल सकते हैं हमें सुसंगठित होता है। अर्थात इनका एपिकल मेरिस्टेम सुसंगठित होता है। और इसका जो एपिकल मेरिस्टेम है किनका, फर्न्स का, जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का,
इसके एपिकल मेरिस्टेम जो हैं, एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, अलग अलग थ्योरियां प्रस्तुत की कि एपिकल मेरिस्टेम इनमें किस प्रकार का पाया जाता है। कुछ सिद्धांत मान्य हैं, कुछ अमान्य हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, और वो सिद्धांत क्या हैं उसका हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। एक बार इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, बुक से भी पढ़िए, याद हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।